मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं सभी लोग अपने पैसे को बैंक में जरूर डिपॉजिट करते होंगे, मतलब बैंक में जरूर अपने पैसे को सेव करते होंगे या फ्यूचर में अपने पैसे को ग्रो करने के लिए, सेव करने के लिए बैंक में आप पैसे को रखते होंगे। बट एक बात आपको पता है कि सेव करके, पैसा सेव करके कोई भी अमीर नहीं बन सकता है। हाँ, आप गरीब जरूर बन जाएंगे क्योंकि बैंक आपको पर डे, रोज, हर महीने, हर साल गरीब बनाता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, बट आपको इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। और बहुत सारे लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं कि बैंक में पैसे रखने से पैसे सेव होते हैं। पैसे सेव नहीं होते हैं, पैसा उल्टा खत्म होता है। उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि बैंक कैसे आपको फूल बना रहा है, फूल मतलब कि पागल, और पागल आप बनते जा रहे हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो बैंकिंग सिस्टम होता है ना, वो पूरा डिजाइन किया हुआ है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि बैंक क्या करता है। हम जो पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं उस पैसे को बैंक जो होता है वो लोन दे देता है किसी को। लगभग कुछ लोगों को पता होगा, सभी लोगों को ये चीज नहीं पता होगी। तो देखिए, ये बिल्कुल सही है, बैंक जो होता है वो लोन दे देता है। बट सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में बैंक क्या होता है और बैंक कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जो बैंक होता है ना, वो एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन है और जो बैंक का प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको लोअर क्लास और मिडिल क्लास जो भी पर्सन है वो समझ ही नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं समझ पाएंगे, ये इतना हार्ड होता है। इसीलिए जो रिच होता है, जो रिचर पर्सन होता है वो रिच होता चला जा रहा है, मतलब अमीर होता चला जा रहा है, और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता चला जा रहा है, क्योंकि गरीब को पता ही नहीं है कि आखिर में बैंक में पैसे रखना सेफ है या नहीं है, बैंक के नुकसान क्या है, मैं पैसे कहाँ पे रख रहा हूँ, कहाँ पे सेव कर रहा हूँ। ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पे आपको रखना चाहिए एक्चुअल में पैसा, बैंक में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर में बैंक कैसे काम करता है। थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, मैं आपको लिख के तो नहीं बता पाऊंगा, बट आप ध्यान से समझिएगा कि बैंक कैसे काम करता है। अब मान के चलिए मैंने अपना अकाउंट खुलवाया बैंक में, मैंने 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए। अब जब मैंने 1000 कैश जाके बैंक में डिपॉजिट किया तो जो वो कैश होगा ना, वो बैंक अपने पास रख लेगा, उस पैसे को वो किसी को नहीं देता है। अब क्या होगा कि बैंक क्या करेगा कि जो आपने पैसे डिपॉजिट किए 1000 रुपए, उसको वो डिजिट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब आपके मोबाइल पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा कि 1000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में, आप पे एसएमएस आ जाएगा, मतलब आपके बैंक अकाउंट में ये शो होने लगेगा कि मेरे बैंक में 1000 रुपए डिजिट के रूप में, मतलब डिजिटल करेंसी में आपका पैसा कन्वर्ट हो चुका है। अब जो एक्चुअल कैश है उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, पहले मैं ये बताता हूं कि आपके 1000 का होगा क्या। अब देखिए, जो 1000 जो है ना, वो बैंक किसी और को ट्रांसफर करेगा, बट उससे पहले कुछ रूल्स होते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। बैंक को अपने पास 20% पैसे रखने होते हैं 1000 में से, जो होता है लीगल रिजर्व रेशियो, जिसमें से 10% आरबीआई को देना होता है और 10% बैंक अपने पास रखता है। मतलब 20%, मतलब 1000 में से 200 रुपए बैंक अपने पास रख लेगा, और जो 800 रुपए हैं उसमें से जो 800 रुपए हैं वो किसी और को लोन दे देगा। मतलब मान के चलिए कोई एक पर्सन है, एग्जांपल के तौर पे रमेश को चाहिए 800 रुपए का लोन। अब बैंक क्या करेगा कि वो 800 रुपए उठा के रमेश को दे देगा, बट जो रमेश को पैसा मिलेगा वो कैश के रूप में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा डिजिट के रूप में। मतलब अब डिजिट में ट्रांसफर हो रहा है आपका पैसा, ना कि कैश में। जो आपने 1000 रुपए ट्रांसफर किए हैं वो बैंक के पास ही पड़ा हुआ है, जो कि यूज किया जाता है एटीएम में। आप देखते होंगे एटीएम में कैश का इस्तेमाल होता है, तो एटीएम में उस पैसे को यूज किया जाता है। और जो बाकी के लोग हैं जिनको लोन दिया जाता है वो डिजिट के रूप में। मतलब अब देखिए, अब मार्केट में कितने रुपए फ्लो कर रहा है, आपका 1000 रुपए भी फ्लो कर रहा है जो आपके बैंक अकाउंट में है, और जो रमेश ने 800 रुपए लिए हैं बैंक से वो भी मार्केट में फ्लो कर रहा है। मतलब टोटल मिला के 1800 रुपए बैंक में फ्लो कर रहे हैं, बट आपने जमा कितना किया था, 1000 रुपए। अब यहाँ पे देखिए बैंक कैसे क्या करता है। अब जो 800 रुपए रमेश को दिया है बैंक ने, उससे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उससे वो कम से कम 5 से लेके 10% का इंटरेस्ट चार्ज करता है रमेश से। बट आपको कितना इंटरेस्ट दिया जाता है, आपको केवल 3% का बैंक इंटरेस्ट पे करता है। बाकी का जो बीच का 2%, 3%, 4% होता है वो खुद बैंक कमाता है। मतलब कि आपको दिया जाता है 3%, मतलब 1000 रुपए का आपको हर साल 3% मिलेगा, बट रमेश को 800 रुपए के बदले में हर साल 5 से लेके 10% पैसा, वो बैंक का अलग अलग अपना इंटरेस्ट रेट होता है, तो उसके हिसाब से रमेश को पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए बैंक यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो जाता है। और ये तो था पहला तरीका बैंक का अर्निंग करने का। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि एटीएम के चार्ज, कुछ ना कुछ एटीएम के चार्जेस होते हैं, उसमें भी बैंक कमाता है। डेबिट कार्ड के कुछ ना कुछ चार्ज होते हैं, उसमें भी बैंक कमाता है। आपके मोबाइल पे जो एसएमएस आता है उससे भी जो होता है बैंक पैसे कमाता है। और जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से भी कुछ ना कुछ पैसे बैंक अर्न करता है। मतलब जो बैंक होता है ना, वो कहीं से भी पैसे कमा सकता है, बट आप कहीं से पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि आपको केवल 3% का इंटरेस्ट बैंक पे करता है। मतलब इन्फ्लेशन आज के टाइम पे 6% है,
और 6% के हिसाब से आपका पैसा 3% के हिसाब से डी वैल्यू हो रहा है, मतलब उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। और इस वैल्यू डाउन होने की वजह से आप अपने जेब से एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हैं मार्केट में, और वो भी पैसा बैंक के पास ही जाता है। तो यहाँ पे आई होप समझ में आ गया होगा कि बैंक कैसे आपके पैसे को ट्रांसफर करता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात किया था कि रमेश को बैंक ने 800 रुपए ट्रांसफर किए थे, जिसके बदले में रमेश को 5 से लेकर 10% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता था बैंक को। अब क्या होगा कि जो रमेश है वो 800 रुपए को भी मार्केट में लगाएगा, मतलब मार्केट में खर्च करेगा, और आप भी अपने 1000 रुपए को मार्केट में खर्च करेंगे कुछ भी खरीदने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में ना 1800 रुपए फ्लोट कर रहे हैं। अब इससे मनी की वैल्यू डाउन होती है, आपके पैसे की वैल्यू डाउन होगी। अब जब पैसे की वैल्यू डाउन होती है तब यहाँ पे असली खेल चालू होता है इन्फ्लेशन का। अब जब पैसे की वैल्यू डाउन होती है तो ऑटोमेटिक जो सप्लाई होगी ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोग ज्यादा बढ़ जाएंगे खरीदने वाले। अब रमेश भी एक बढ़ गया खरीदने वाला, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा 800 रुपए आ चुके हैं, जो कि मार्केट में एक्स्ट्रा मनी फ्लोट कर रहा है। इस वजह से अब रमेश भी जाके सामान खरीदेगा। आप तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, बट रमेश भी खरीदेगा। अब इससे क्या होगा कि मनी की वैल्यू डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही है वो हो सकता है महंगी हो जाए, जो चीज आज 10 रुपए की मिल रही है हो सकता है वो महंगी हो जाए। जब बायर्स बढ़ेंगे, बायर्स का मतलब क्या हुआ, खरीदने वाले, जब खरीदने वाले बढ़ेंगे तो सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, जब सप्लाई कम होगी ऑटोमेटिक जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस होते हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। अब मान के चलिए जब ये 1800 रुपए मार्केट में फ्लोट नहीं हुआ था, ऐसे बहुत सारे फ्लोट होते रहते हैं मार्केट में, बहुत एक्स्ट्रा मनी। अब एक्स्ट्रा मनी की वजह से क्या होता है ना कि जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही है, मान के चलिए आप कुछ भी सामान गए मार्केट से 100 रुपए खरीदने के लिए आज से 1 साल पहले, और उस टाइम पर ज्यादा पैसा फ्लोट नहीं कर रहा था मार्केट में, तो वो चीज 100 रुपए की ही मिलेगी। बट आज के टाइम पे बायर्स ज्यादा बढ़ गए, मतलब खरीदने वाले, तो 100 रुपए को खरीदने वाले बहुत सारे लोग हो चुके हैं। इसीलिए जो सामान होता है ना, जो गुड्स होता है वो कम पड़ जाता है, और जब सामान कम पड़ेगा तो ऑटोमेटिक उसका प्राइस बढ़ाना पड़ता है कि कम लोग उस चीज को खरीदे। अब इस वजह से प्राइस बढ़ गया। जब प्राइस बढ़ेगा तो मनी की वैल्यू ऑटोमेटिक डाउन होगी, और यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट होता है, और यहीं पे इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। इसीलिए यहाँ पे बीच में आरबीआई आती है। अब आरबीआई अपना काम करना स्टार्ट करती है। जो आरबीआई होती है ना वो रेपो रेट चार्ज करती है। जो भी पूरे इंडिया में बैंक्स हैं, जितने भी कॉर्पोरेट बैंक्स हैं, सबसे आरबीआई चार्ज करती है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है ना, रेपो रेट आज के टाइम पे लगभग 6.5% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, मतलब 6.5% के हिसाब से आरबीआई इंटरेस्ट लेती है कॉर्पोरेट बैंक से, मतलब पैसे लेती है। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो बैंक होता है ना वो 20% पैसा अपने पास रखता है रिजर्व में, जिसमें से 10% उसको आरबीआई को देना होता है, और वो 10% पैसा यहीं पे बैंक जो होगा ना वो आरबीआई को पे करेगा। आरबीआई ज्यादा भी ले सकती है क्योंकि यहाँ पे 6.5% का इंटरेस्ट है, और उसके हिसाब से आरबीआई बैंक से पैसे लेना स्टार्ट करती है और पूरे के पूरे सर्कुलेशन को रोकती है। जो भी फ्लो चल रहा है ना मार्केट में उसको रोक देती है, पैसा फ्लो होना बंद हो जाता है, और जो पैसा फ्लो कर रहा होता है वो चला जाता है आरबीआई के पास, और जो बचा हुआ पैसा है फिर से वो मार्केट में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा और मार्केट जो है वो पहले जैसा काम करना स्टार्ट कर देगा, और जो एक्स्ट्रा मनी मार्केट में घूम रहा था अब वो घूमना बंद हो जाएगा, और जो अब रियल मनी है उसकी वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक कैसे काम करता है और आपके पैसे को कहां सर्कुलेट करता है, और खुद 5 से लेके 10%, 15% का इंटरेस्ट कमाता है लोन देके। बहुत सारे लोन्स और भी देते हैं, मैंने आपको केवल एक लोन बताया रमेश का, बट ऐसे बहुत सारे लोन्स हैं। जैसे कि गवर्नमेंट को भी लोन देता है बैंक, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, मतलब बॉन्ड साइन होता है। बॉन्ड्स का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट अपना एसेट गिरवी रखती है और उसके बदले में लोन लेती है, तो वहां पे भी बैंक लोन देता है। तो और भी बहुत सारे जगह है जहां पे आपके पैसे को सर्कुलेट किया जाता है और आपको केवल 3% का इंटरेस्ट मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक कैसे काम करता है। बट अब हम जानने वाले हैं कि बैंक के क्या डिसएडवांटेज है। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज क्या होते हैं। पहला डिसएडवांटेज है फीस एंड चार्जेज। जो आप फीस पे करते हैं बैंक को, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो एटीएम के फीस होते हैं, मतलब एटीएम से अगर आप पैसे निकालते हैं तो एटीएम भी कुछ ना कुछ आपसे पैसे काटता है। जैसे डेबिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड का भी कुछ ना कुछ फीस लगता है। एसएमएस चार्जेज हो गए, एसएमएस जो आपके मोबाइल पे एसएमएस आता है कि आपके बैंक में इतने पैसे आ गए, उसका भी बैंक कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करता है। मतलब कि बैंक यहाँ से भी पैसे कमाता है, बट नुकसान किसका होता है, हमारे और आपके जैसे कस्टमर का। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो स्मॉल बिजनेस करते हैं, मतलब छोटे बिजनेस करते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो गरीब है, जो लोअर क्लास में आते हैं, जिनके कुछ ही पैसे बैंक में होते हैं, बट उसमें से भी कुछ पैसे बैंक काट लेता है अपने खर्चे के लिए, अपने एक्सपेंसेस के लिए। तो ये था फीस एंड चार्जेज, और बैंक में रखने का सबसे पहला नुकसान यही था कि आपसे फीस और चार्जेस कट किए जाते हैं आपसे बिना पूछे हुए। दूसरा पॉइंट है लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, मतलब कि जो एटीएम होता है बैंक का एटीएम, वो रूरल एरिया में, मतलब गांव के एरिया में ज्यादा नहीं है, मतलब डेवलप नहीं है, और इससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है जो भी लोग अपने पैसे को बैंक में रखना चाहते हैं। क्योंकि बैंक में लोग पैसे तो रख लेते हैं अपने घर पे बैठ के,
बट जब निकालने की बारी आती है तो उनको बहुत दूर जाना पड़ता है एटीएम खोजने के लिए, और ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि मान के चलिए अगर आपको इमरजेंसी हो गई, कोई घर पे काम आ गया कैश का, तो आप पैसे कहाँ से लाएंगे? फिर आपको उतना दूर जाना पड़ेगा कैश निकालने के लिए। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है कि अगर आप बैंक में पैसे रखते हैं तो कैश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और कैश लेने के लिए एटीएम हर जगह उपलब्ध नहीं है, बेसिकली रूरल एरिया में, और जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, मतलब कि जो भी सिटीज डेवलप नहीं हुई है, जो भी गांव डेवलप नहीं हुए, उनके अंदर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ऐसे बहुत सारे जगह है इंडिया में जहां पे एटीएम है ही नहीं, कोसों दूर दूर तक एटीएम नहीं है, लोगों को पता नहीं कितने 100 किलोमीटर दूर जाके एटीएम खोजना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है, वो होता है लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, वो है सिक्योरिटी रिस्क। मतलब कि जो आप बैंक में पैसे रखते हैं उसका बहुत ही बड़ा रिस्क होता है, सिक्योरिटी रिस्क होता है। मतलब कि वो चोरी भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि बैंक चोरी हो जाता है, जो बैंक होता है वो बहुत चोरी होते हैं आज के टाइम पे, एटीएम में से पैसे निकाल लिए जाते हैं, या बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो चोरी होती हैं। जैसे कि आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें, अगर आपका डेबिट कार्ड चोरी हो गया तो आपके पैसे भी जा सकते हैं। अगर आपका पिन और डेबिट कार्ड किसी को पता चल गया तो आपके पैसे सारे के सारे खत्म हो सकते हैं। बैंक में पैसे रखने के ये सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि आपने अपने हार्ड अर्न मनी, अपने पैसे कमाए हुए बैंक में रखे हैं, और उस पैसे को अगर कोई चोरी करके ले जाए आपसे बिना पूछे हुए, तो आपको कैसा लगेगा? तो बहुत सारे बैंक्स में से पैसे भी चोरी हो जाते हैं। आपका डेबिट कार्ड अगर चोरी हो गया तो वहां से भी आपका पैसा खत्म हो सकता है, क्योंकि जो आपका डेबिट कार्ड होता है वो सीधा बैंक से कनेक्ट होता है। तो ये था सिक्योरिटी रिस्क, मतलब कि तीसरा जो नुकसान है वो है सिक्योरिटी का। चौथा प्रोसेस है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं। अब देखिए, जो बैंक में आप जाते हैं, बैंक में जाने के बाद आप लाइन लगाते हैं, दूर दूर तक लाइन लगी होती है पैसे निकालने के लिए, पैसे जमा करने के लिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग बैंक में जाते हैं, कुछ भी अगर उनको कुछ खुलवाना होगा, अकाउंट खुलवाना होगा, तो बैंक में जाते हैं अपने काम के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ये इतना लेंदी प्रोसेस होता है कि बहुत सारे लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना इस चीज़ से कि वो बैंक में जाके और फिर वापस आना पड़ता है उनको बिना काम कराए हुए। तो ये बहुत ही बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है बैंक सिस्टम का, और इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। और जब ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो बहुत सारे कस्टमर जो होते हैं उस बैंक में अकाउंट ही खुलवाना बंद कर देते हैं, मतलब बैंक अकाउंट ही बदल लेते हैं इस वजह से। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। अगर आपको कुछ जरूरी काम आ गया तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा। ये बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं जो बार बार आपको बोलते हैं कि आज पैसे नहीं है, कल आओ, परसों आओ, इस दिन आओ, उस दिन आओ। अब इस वजह से ना जो प्रोसेस होता है वो लेट होता है। अब इससे क्या होगा कि जो आपका फाइनेंशियल डिसीजन होता है उसको लेने में बहुत ज्यादा देर हो जाती है। एंड पॉइंट नंबर 5, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है लिमिटेड इंटरेस्ट रेट। आपका इंटरेस्ट रेट जो बैंक देता है वो आपको 3% ही मिलता है, उससे ज्यादा आपको बैंक नहीं देगा। वो आपने बैंक में 1 लाख रुपए रखे हो या 10 लाख रुपए रखे हो, आपको केवल 3% ही मिलेगा हर साल फाइनेंशियल ईयर में। और उसमें से भी बैंक अलग अलग चार्जेस कट करता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर आप सारे चार्जेज और फीस हटा दें तो आपको 3% से भी कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक जो होता है ना वो आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट देता है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है बैंक में ना, अगर आप पैसे डिपॉजिट करें तो। जैसे कि एफडी हो गया, अगर आपको पैसे रखने ही है तो आप एफडी में रखिए। अगर आपको पैसे जमा ही करने हैं ना, अपने पैसे को सेफ रखना है, तो एक अच्छा एफडी खुलवा लीजिए और उस एफडी में अपने पैसे को रखिए। वहां पे आपको 5 से लेकर 6% का इजीली आपको रिटर्न मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका पैसा बचा भी रहेगा, और इन्फ्लेशन जो होगा ना, इन्फ्लेशन को आपका पैसा बीट भी करेगा, मतलब इन्फ्लेशन जितना आपको रिटर्न भी देगा, और आपका पैसा इधर उधर घूमेगा भी नहीं, और आपको अलग अलग चार्ज पे भी नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप बैंक में रखते हैं तो आपको बहुत सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं, फीस पे करना पड़ता है, पैसे का खतरा भी होता है, सिक्योरिटी रिस्क भी होता है। अब जब आप एफडी में रखेंगे पैसे को, केवल रखने के लिए बोल रहा हूं मैं, आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। एफडी में जो आप कुछ पैसे रखते हैं अपने इमरजेंसी फंड, उसको आप एफडी में रख सकते हैं, बाकी जो बचा हुआ पैसा है उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। जब आप इन्वेस्ट कर देंगे ना तो आपका पैसा सेफ रहेगा और वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जैसे कि म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट करेगा ही करेगा, बट उसके अलावा आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, जिससे आपको बाद में जाके पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। तो इस पूरे वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आपको कम से कम अवेयरनेस हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बैंक के बारे में नहीं पता होता है। उनको केवल ऐसा ही लगता है कि बैंक में पैसे सेव करने होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो आज मैंने जो चीजें बताई, आई होप कि आप सभी लोगों के दिमाग में वो चीज गई होगी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है ऐसी वीडियोज बनाने में और आपके लिए अच्छी अच्छी अवेयरनेस वाली वीडियो लाने में। तो ऐसी वीडियो आती रहेंगी मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।